2:3। आप देख सकते हैं चिट्ठा दिया हुआ है आपके सामने और चिट्ठे में लेनदार हैं 22,000, सामान्य संचय जनरल रिजर्व है 18,000, कैपिटल पूंजी खाता अजय अतुल अनुराग का दिया हुआ है 24,000, 20,000 और 16,000। इसके बाद बिल्डिंग दायित्व एसेट साइड में संपत्ति पक्ष में बिल्डिंग भवन 60,000, फर्नीचर 16,000, देनदार 20,000 और कैश दिया हुआ है 4,000। अब आप देख सकते हैं नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, समायोजन दिए हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अनुराग जो है इसने 1 जनवरी 2021 को अवकाश ग्रहण किया। मतलब अनुराग 1 जनवरी 2021 को क्या हुआ, रिटायर हुआ। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन उस समय 30,000 रुपये किया गया। तो यहाँ पे फर्म का गुडविल दिया है जिस समय कौन रिटायर हुआ है, अनुराग रिटायर हुआ है, उस समय फर्म की ख्याति का मूल्य कितना है, 30,000 रुपये। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि क्रेडिटर्स लेनदार 2,000 रुपये कम हुए। उसके बाद फर्नीचर पर 10% का ह्रास लगेगा और भवन का पुनर्मूल्यांकन हुआ। कितने में हुआ भवन का पुनर्मूल्यांकन, 62,000 रुपये में हुआ। जबकि आप अंदर भवन की वैल्यू देख सकते हो कितनी है, 60,000। इसका मतलब भवन के मूल्य में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को बना देंगे। तो जब हम रिटायरमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको एडमिशन में भी बताया था कि कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले आप इन तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दिया हुआ है, लाभ हानि अनुपात, उसे लिख दीजिए। अजय, अतुल और अनुराग जो है 1:2:3। इसमें से अनुराग जो है ये रिटायर हुआ है। अनुराग के रिटायर होने के बाद जो नया लाभ हानि अनुपात बचता है किस किस के बीच में, अजय और अतुल के बीच में, वो क्या होगा, वो होगा 1:2। जब मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार की स्थिति होती है तो आपका जो लाभ प्राप्ति अनुपात है, जिसे हम कहते हैं गेनिंग रेशियो, वो भी नए अनुपात के बराबर होगा। तो लाभ प्राप्ति अनुपात भी कितना होगा, 1:2। तो सबसे पहले आप लोग कॉपी में ये लिख लीजिए, पुराना अनुपात है अजय, अतुल और अनुराग के बीच में 1:2:3। इसके बाद अनुराग रिटायर हुआ है तो नया अनुपात होता है 1:2 अजय और अतुल के बीच में। और अगर नया अनुपात 1:2 है तो गेनिंग रेशियो, ये जो कंडीशन है, क्योंकि और कुछ भी जानकारी हमको नहीं दी है, इस स्थिति में आपका नया अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। सबसे पहले इतना कॉपी में आप सभी लोग लिख लीजिए। चूंकि पुराने अनुपात की आवश्यकता हमें क्यों होगी, हमें पुनर्मूल्यांकन का लाभ या हानि बांटना है पुराने अनुपात में। हमें लाभ प्राप्ति अनुपात की आवश्यकता क्यों होगी, चूंकि हमें लाभ प्राप्ति अनुपात के अनुसार जो ख्याति है उसका मूल्यांकन करना है। तो इन सारे अनुपात की आवश्यकता हमको पड़ेगी और उसके अनुसार हम क्या कर लेंगे, उसे बांट लेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया कि हमें आवश्यकता क्यों होती है इन अनुपात की। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन को। ऑलरेडी हमने देख लिया है क्या क्या एडजस्टमेंट दिए हैं, ये सारे समायोजन हमने पढ़ लिए हैं। आपको क्या करना है, पुनर्मूल्यांकन खाता, पूंजी खाता, तुलन पत्र तैयार करना है। देखिए अगर क्वेश्चन 8 मार्क्स का आता है तो हो सकता है कि आपको चिट्ठा भी बनाना पड़ जाए, और अगर अच्छा आपका लक रहा तो केवल साझेदार का पूंजी खाता और पुनर्मूल्यांकन खाता ही 8 मार्क्स में पूछ सकता है। लेकिन हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना है। तो हम बिल्कुल यहाँ पढ़ेंगे पुनर्मूल्यांकन खाता, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, आई होप आपने सभी चीज़ों को नोट कर लिया होगा। तो पुनर्मूल्यांकन खाता हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा था पुनर्मूल्यांकन खाते में क्या हुआ था, पुनर्मूल्यांकन खाता मतलब केवल संपत्ति और दायित्व से जो रिलेटेड रहता है, संपत्ति और दायित्व के मूल्यों में जो कमी और वृद्धि होती है, इस खाते के माध्यम से हम उसे दर्शाकर लाभ और हानि क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो आपके क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि जो लेनदार हैं वो कितने कम हुए, लेनदार 2,000 रुपये
कम हुए। आप एक बार और पढ़ लीजिए अगर आपने नहीं पढ़ा है। लेनदार 2000 रुपये से कम हुए, इसका मतलब कि लेनदार में जो कमी आई है उसका मूल्य दिया हुआ है। जब लेनदारों में कमी हुई, लेनदार क्या है? दायित्व। दायित्व अगर कम होते हैं तो ये क्या होते हैं? डेबिट। और पुनर्मूल्यांकन खाता क्या होता है? पुनर्मूल्यांकन खाता होता है क्रेडिट। तो आप किस तरफ लिखेंगे अगर लेनदार कम हुए? लेनदार कम हुए तो आप लिखेंगे लेनदार खाता को। ठीक है, लेनदार खाता को, चूंकि पुनर्मूल्यांकन खाता क्रेडिट होगा, लेनदार खाता क्या होगा? डेबिट होगा। कितने से कम हुए? 2000 रुपये से। आगे बढ़ते हैं। आगे आप भी कमेंट के माध्यम से जल्दी जल्दी बताते जाइए कि क्या होगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है फर्नीचर पर 10% ह्रास लगाया गया है। फर्नीचर यानी 16,000 का फर्नीचर है, अगर 16,000 पर आप ह्रास लगाएंगे तो टू फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर खाता से फर्नीचर की वैल्यू क्या हुई? फर्नीचर की वैल्यू कम हुई। तो आप लिखेंगे फर्नीचर खाता से 16,000 का 10% कितना आ जाएगा? 1600 रुपये। नेक्स्ट लिखा है भवन का मूल्य 62,000 और अंदर भवन का मूल्य है 60,000। इसका मतलब भवन का मूल्य क्या हो गया? बढ़ गया, जो कि आप यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखेंगे भवन खाता को। कितने से बढ़ गया? ये आपका 60 से 62 हो गया, मतलब 2,000 रुपये बढ़ गया। ठीक है, अब आप इसका टोटल करके लाभ हुआ या हानि हुआ, जल्दी से जब तक आप निकालिए तब तक हम लाभ साझेदारों के पूंजी खाते का प्रारूप भी बना लेते हैं और फिर आपसे पूछेंगे भी कि किस प्रकार से इसे बनाना है। जल्दी से आप इसको बना लीजिए। तब तक हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारों का पूंजी खाता। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साझेदारों का पूंजी खाता। आप लोग लाभ हुआ या हानि हुआ उसे ज्ञात करिए जल्दी से जल्दी। साझेदारों का पूंजी खाता, कितने साझेदार हैं यहाँ पे? हमारे पास कितने पार्टनर्स हैं? 3 हैं, अजय, अतुल और अनुराग। तो तीनों के लिए कॉलम बनेंगे, अजय, अतुल और अनुराग। अजय, अतुल और अनुराग, तीनों का कॉलम बन गया। अजय, अतुल, अनुराग। यहाँ पे भी आप इसी प्रकार लिख लीजिए, अजय, अतुल और अनुराग। इस तरफ का डेबिट है और इस तरफ का क्रेडिट है। और विवरण, ठीक है, विवरण मतलब पर्टिकुलर्स, विवरण। जल्दी से रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनर्मूल्यांकन खाते का प्रॉफिट या लॉस निकालिए। तब तक हम लिख देते हैं यहाँ पे शेष लाया गया। पूंजी खाते का शेष कितना दिया है? पूंजी खाते का शेष 24,000। इसके बाद नेक्स्ट कितना दिया हुआ है? 24,000। इसको एक बार और देख लेते हैं, ऊपर 20,000 और 16,000। ठीक है, 24,000, 20,000 और 16,000। नेक्स्ट यहाँ पे जनरल रिजर्व दिया है यानी कि सामान्य संचय, तो वो भी यहीं पे आएगा, क्योंकि पिछले चैप्टर में भी हमने बता दिया है सामान्य संचय। तो रिटायरमेंट में भी सामान्य संचय को पुराने अनुपात में ही बांटा जाता है। तो कितना दिया है सामान्य संचय? आप उसको पुराने अनुपात में, पुराना अनुपात कितना है इनका? पुराना अनुपात हमने लिखा हुआ है 1:2:3। तो 1, 2, 3 अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6। तो जब हम इसे बांटेंगे तो कितना आ जाएगा? 6,000, 12,000, 18,000 को 1/6 करेंगे। ठीक है, 18,000 गुणित 1/6 सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3,000। ठीक है, 3,000, 6,000 और 9,000। इसको लिख लेते हैं हम लोग, 3,000, 6,000 और 9,000। आई होप आपका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया होगा। और कितना आया है? जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताइए कितना प्रॉफिट आया है। सामान्य संचय के बाद जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस होगा वो आएगा और ख्याति आएगा। यहाँ पे ख्याति के लिए क्या लिखा है कि ख्याति जो फर्म की दी है, यहाँ पे 30,000 ख्याति दी है। तो थोड़ा सा हम यहाँ पे उसे नीचे सॉल्व कर लेते हैं वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट में आपको बता देते हैं फर्म की ख्याति। ठीक है, वर्किंग नोट, कार्यविधि, कार्यविधि आप लिख सकते हैं वर्किंग नोट। तो फर्म की ख्याति, फर्म गुडविल, फर्म का गुडविल कितना है? 30,000।
अब इसमें से जो पार्टनर रिटायर हुआ है, कौन रिटायर हुआ है? अनुराग। तो अनुराग का ख्याति में हिस्सा, ठीक है, अनुराग का ख्याति में हिस्सा, अनुराग शेयर ऑफ गुडविल 30,000 में अनुराग का शेयर कितना था? अनुराग का शेयर था 3/6। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 15,000। इस 15,000 के लिए आप जो एंट्री पास करेंगे वो क्या पास करेंगे आप? अजय का पूंजी खाता डेबिट, अजय का पूंजी खाता डेबिट, अतुल का पूंजी खाता डेबिट और अनुराग के पूंजी खाता से। नोट कर लीजिए, अजय का पूंजी खाता डेबिट, अतुल का पूंजी खाता डेबिट, अनुराग के पूंजी खाता से। अनुराग का जो गुडविल है वो कितना है? 15,000। इस 15,000 को आप लाभ प्राप्ति अनुपात में बांटेंगे और हमने पहले ही लाभ प्राप्ति अनुपात निकाल लिया था, कितना था? 1/3। इसका आएगा 5,000 और बचा वाला 10,000 किसका आएगा? अतुल का। ओके, चलिए, मुझे कोई मैसेज नहीं मिल रहा है कि लाभ हानि समायोजन खाता या पुनर्मूल्यांकन खाते में लाभ आया या हानि आया। तो मुझे लगता है कि मुझे खुद सॉल्व करके बताना पड़ेगा आपको। तो मैं सॉल्व कर देती हूँ। 2,000 और 2,000 यहाँ पे आया कितना? 4,000। 4,000 आया। 4,000 में जब आप 1,600 को घटाएंगे तो आपको मिल रहा है लाभ, प्रॉफिट, जिसे आप पूंजी खाते में हस्तांतरित करेंगे, पूंजी खाता से। ठीक है, अजय, अतुल और अनुराग, अजय, अतुल और अनुराग। ओके, 2,400 मिल गया है लाभ आप लोगों को। 2,400 को आपने बांट भी दिया होगा। बांटने पर कितना मिल रहा है उसको भी हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, 2,400 को 1:3, यानी कि आप इसको बांटेंगे तो पहले वाले को मिलेगा 400, दूसरे वाले को मिलेगा 800 और तीसरे वाले को मिलेगा 1,200। इस प्रकार से 400, 800 और 1,200। अब हम इस 400, 800, 1,200 को पूंजी खाते में भी लिख देते हैं। पूंजी खाते में यहाँ पे आप लिख देती हैं पुनर्मूल्यांकन खाता से 400, 800 और 1,200। और जो हमने ख्याति की एंट्री की है, हमने एंट्री क्या पास की है? नीचे हमने एंट्री लिखी थी, आपको एक बार और एंट्री दिखा देते हैं। एंट्री थी हमारी, वर्किंग नोट बना लीजिए। अजय का पूंजी खाता डेबिट, अतुल का पूंजी खाता डेबिट, अनुराग के पूंजी खाता से। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? अजय और अतुल का पूंजी खाता डेबिट है और अनुराग के पूंजी खाता से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अनुराग के पूंजी खाता से और राशि किस में लिखेंगे? 5,000 अजय के में और 10,000 अतुल के में। नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट कैसे करेंगे आप? इसमें आप राशि इस तरफ आएंगे, किस तरफ? क्रेडिट तरफ। लेकिन अमाउंट कैसे लिखेंगे? इस तरफ आप लिखेंगे अजय और अतुल, है ना। तो अजय को, अजय के पूंजी खाता को, अतुल के पूंजी खाता को, और राशि, दोनों राशि आप किसके में लिखेंगे? आप अनुराग के कॉलम में लिखेंगे। तो इस तरीके से एंट्री होती है। आपने देखी कैसे हमने एंट्री की? जब भी गुडविल समायोजन में दिया होगा तो आप उसको लाभ प्राप्ति अनुपात में शेष साझेदारों के बीच में बांटकर डेबिट करेंगे और जो रिटायरिंग पार्टनर है, अवकाश ग्रहण करने वाला पार्टनर है, उसकी ख्याति के हिस्से को आप क्रेडिट करेंगे। इसके बाद जब पोस्टिंग हम करेंगे खाते में, तो देखिए तरीका, डेबिट साइड में आप क्या करेंगे? जो पार्टनर रिटायर हुआ उसका नाम लिख के बचे हुए पार्टनर्स के कॉलम में लिख देंगे और क्रेडिट साइड में जो पार्टनर बचे हैं उनका नाम लिखेंगे और राशि जो पार्टनर जा रहा है उसके कॉलम में डाल देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन बुक में है क्या रितु साहू?
ये हो सकता है बुक में, और किस बुक में हो सकता है मैं भी नहीं जानती। प्रबोध में भी हो सकता है, नवबोध में भी हो सकता है, आपके ये एससीईआरटी की पुस्तक में भी हो सकता है कि किसी सैंपल पेपर का भी हो सकता है। चूंकि ये क्वेश्चन बैंक हमने बनाया है, क्वेश्चंस हमने निकाले हैं, तो ये मिक्स्ड अप है पूरा। ये जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये अलग अलग जगह से, सैम्पल पेपर से, क्वेश्चन बैंक से, अलग अलग जगह से मिक्स्ड करके हमने सारे क्वेश्चंस ऐसे लिए हैं जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हर चीज़ का समावेश इन क्वेश्चंस में है। चलिए, इसके बाद इसका टोटल हम कर दें। सारी चीज़ें हो गई तो हम टोटल करेंगे। तो टोटल कैसे करेंगे आपको मालूम है, पहले क्रेडिट साइड का टोटल करना है, क्योंकि पूंजी खाते का शेष हमेशा क्रेडिट होता है। मतलब हमेशा पूंजी खाते में क्रेडिट का टोटल क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो टोटल आप कर रहे होंगे, और आप देखिए जो पार्टनर रिटायर हो गया, क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा है कि उसको पैसा दिया जा रहा है या देना है, तो उसका जो राशि है, कौन रिटायर हुआ है, अनुराग, तो उसको आप अनुराग के, पहले अनुराग का कर लेंगे, अनुराग के ऋण खाता, ऋण खाता से, अनुराग जो रिटायर हुआ है उसकी राशि को आप अनुराग के ऋण खाते में लिखेंगे। और जो पार्टनर बचे हैं, जो पार्टनर अभी काम कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं बिजनेस को, उनकी राशि को आप कहाँ लिखेंगे, उनके खाते में, और अनुराग में कुछ नहीं आएगा। चलिए टोटल हम करके देख लेते हैं। 24,000 और 3,000 कितना हुआ, 27, और 27,000 और 400 कितना हुआ, ये 27,400। पहले सबका टोटल करते जाते हैं। नेक्स्ट 20,000, 6,000, 26,800, और आखिरी में जो अनुराग है 16,000, 9,000, 25,000, 25,000 और 5 यहाँ पे 30, और ये 40 और 41,200। आप लोग भी टोटल करके ज़रूर देख लीजिए, मैंने तो टोटल किया ही है, साथ में आप भी टोटल करके देखिए। अब जो हमें अनुराग का बैलेंस आया है वो हम अनुराग के लोन खाते में लिखेंगे। देखिए यहाँ पे अनुराग के ऋण खाता से 41,200, और जो बैलेंस हमें इनका मिला है 27,400 में, पहले आप 5,000 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 22,400, ठीक है। और ये 26,800 में अगर आप 10,000 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 16,800। ये इनके शेष में लिखेंगे। और जो राशि हमने ऋण में लिखी है वो चिट्ठे में दायित्व पक्ष में अनुराग के ऋण खाते में जाएगी। जो राशि हमने शेष में लिखी है वो चिट्ठे में दायित्व पक्ष में पूंजी में जाएगी। अतुल और अजय की क्या होगी, वो अजय और अतुल की पूंजी होगी। तो नोट कर लेंगे। कैपिटल कितना आया आपका, कैपिटल आया है 22,400 और 16,800, किस किस का, अजय का और अतुल का। और लोन के रूप में जो राशि है वो कितनी आएगी, वो कितनी जाएगी अनुराग की, ये है आपकी 41,200। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं इसका पूंजी खाता कंप्लीट हो गया है, तो हम चिट्ठा भी बना लेते हैं, तुलन पत्र। तो इस क्वेश्चन में हम चिट्ठा बता देते हैं क्योंकि पिछली क्लासेस में रह गया था, तो यहाँ पे चिट्ठा हम बना लेते हैं। चिट्ठा कब के लिए बना रहे हैं वो तारीख ज़रूर डाल दीजिए, डैश डैश को, मतलब आप देख लीजिए क्वेश्चन में क्या डेट है उसको डाल दीजिए। यहाँ पे दो पक्ष होते हैं, एक होता है संपत्ति और दूसरा होता है दायित्व। तो ये जो है ये दायित्व पक्ष होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी राशि लिखेंगे आप रुपए में, और ये जो होगा आपका संपत्ति पक्ष होगा और राशि लिखेंगे। तो सबसे पहले दायित्व पक्ष में आपके लेनदार दिए थे, आप अपने पुराने चिट्ठे को देखिए, लेनदार दिए थे, कितने दिए थे, 22,000, और लेनदार में परिवर्तन हुआ है, लेनदार में कमी हुई है। कितने की कमी हुई है, 2,000 रुपये की कमी हुई है, तो वो कमी करके हम बाहर लेनदारों को लिख देंगे। नेक्स्ट सामान्य संचय तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, कहाँ पे, पूंजी खाते में चला गया। अब हम यहाँ पे अनुराग का ऋण खाता, अनुराग का ऋण खाता वो भी लिख देंगे। ये कितना है अनुराग का ऋण, या खाता भी नहीं लिखेंगे, अनुराग का ऋण भी लिखेंगे तो चलेगा। अनुराग का ऋण हमने निकाला था 41,200। इसके बाद जो पूंजी है उसको भी हमने निकाल लिया था, किस किस की पूंजी है, अजय की और अतुल की। तो पूंजी आप लिखेंगे अजय की और अतुल की, सीधे बाहर भी लिख सकते हैं
और टोटल करके भी बाहर लिख सकते हैं। दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपको जमता है आप वैसे लिखिए। नेक्स्ट है संपत्ति पक्ष। संपत्ति में पहला आइटम था भवन। भवन दिया था कितना, 60,000, और बाहर इसके मूल्य में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, एप्रिसिएशन, इंग्लिश में बोलेंगे एप्रिसिएशन। तो 60,000 में 2,000 ऐड करके आप बाहर शो 62,000। इसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर के मूल्य में ह्रास लगाया गया है, डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है 16,000 में। कितना ह्रास है उसको आप घटा देंगे, 1,600 रुपये को आप घटा देंगे तो बाहर कितना आएगा, ये देखिए 400 और 14,400। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है फर्नीचर के बाद देनदार। ठीक है, तो देनदारों के लिए तो कुछ आयोजन हुआ ही नहीं था, तो हम देनदार को सीधे बाहर लिख देंगे। क्या कुछ आयोजन था देनदारों पर? नहीं। देनदार कितने आएंगे, 2,000 रुपये। नेक्स्ट देनदार के बाद क्या है, नेक्स्ट रोकड़। ठीक है, रोकड़ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है क्योंकि ना पैसा अभी आया है ना गया है। 31 मार्च 2020 को मोहित, नीरज और सोहन इनका चिट्ठा दिया हुआ है और इनका लाभ हानि विभाजन अनुपात इनकी पूंजी के अनुसार है। तो ये इनकी पूंजी देखिए कितनी है, 80,000, 40,000 और 40,000। इसका मतलब 8:4:4 ये अनुपात है। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 2:1:1 इनकी पूंजी है, पूंजी का अनुपात आ गया। ये हुआ लाभ हानि अनुपात, नोट करिए 2:1:1। इसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है लेनदार दिए हैं सामान्य संचय। तो आपको पता ही है लेनदार और सामान्य संचय क्या कहाँ जाता है। इस तरफ भवन, मशीनरी, स्टॉक, देनदारों में देख सकते हैं 1,000 रुपये घटाया गया है और बैंक में रोकड़ है 14,000। मेन है अब एडजस्टमेंट। क्या एडजस्टमेंट है, बहुत सारे एडजस्टमेंट है और सरल भी हैं वैसे। इस तिथि को नीरज ने फर्म से सेवानिवृत्त होने का निर्णय किया। तो कौन रिटायर हुआ, नीरज। भवन का मूल्य 20% अधिक है। देनदारों पर डूबत ऋण के लिए प्रावधान है। मशीनरी पर 20% ह्रास लगाया गया है। तो ये जो तीनों पॉइंट हैं ये आपके पुनर्मूल्यांकन खाते से संबंध रखते हैं। तो यहीं देख लेते हैं किसमें वृद्धि हो रही है, किसमें कमी हो रही है। भवन के मूल्य में क्या हो रही है, वृद्धि। कितनी वृद्धि हो रही है, 20%। तो किसका 20%, आप देख सकते हैं भवन 1 लाख दिया हुआ है, तो 1 लाख का 20% निकालेंगे तो कितने की वृद्धि हो रही है, 20,000 की वृद्धि। देनदारों पर 15% तक बढ़ाएंगे लिखा हुआ है। देनदार आप अंदर वाले लेंगे, कितने हैं, 20,000। ठीक है, तो अगर आप 20,000 का 15% निकालते हैं तो ये हमें मिलता है 3,000 रुपये। कितना मिलता है, नोट कर लीजिए 3,000। और पहले से दिया है, कितना दिया है पहले से, 1,000। तो कितने की वृद्धि हुई, यहाँ पे वृद्धि हुई 2,000 की। कितने की वृद्धि हुई, 2,000 की। कैसे आई ये 2,000 की वृद्धि, आपने 20,000 का 15% निकाला तो 3,000 आया और ऑलरेडी पहले से डूबत ऋण आयोजन 1,000 का है, तो आपको कितना बढ़ेगा, ये बढ़ेगा 2,000, जो आपके पुनर्मूल्यांकन में डेबिट साइड आएगा। ये कहाँ जाएगा पुनर्मूल्यांकन में, क्रेडिट साइड। ये कहाँ जाएगा पुनर्मूल्यांकन में, डेबिट साइड। ये क्लियर कर देते हैं जब तक आप पुनर्मूल्यांकन खाता बनाएंगे। मशीनरी पर 20% ह्रास लगाना है। मशीनरी कितनी दी हुई है, मशीनरी दी हुई है 50,000। तो अगर आप 50,000 के ऊपर 20% ह्रास निकालते हैं तो ये कितना आएगा, 50,000 के ऊपर 20% आएगा 10,000, और ये भी पुनर्मूल्यांकन खाते में क्या होगा, डेबिट। तो आप लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन का पुनर्मूल्यांकन खाता बनाइए। या कैलकुलेशन लिखने में प्रॉब्लम हुई है तो उसको चेक करिए, बट कोई भी चेक नहीं कर रहा था, आखिर मैंने ही ढूंढा और बताया। तो अब नोट कर लीजिए, दोनों साइड इक्वल आ गया है, 1,04,000 रुपये। क्लियर, आगे बढ़ते हैं।
आप सभी का पुनर्मूल्यांकन खाता बन गया होगा। तो पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हुआ या हानि हुई ये बताइए। मैं पुनर्मूल्यांकन खाता नहीं बना रही हूँ, आपका वेट कर रही थी। आपको लाभ हानि मिल गई होगी पुनर्मूल्यांकन पे। कितनी लाभ हुआ और कितनी हानि हुई जल्दी बताइए। आपने डेबिट साइड में मैंने बता दिया था क्या क्या लिखना है। डेबिट साइड में आपका मशीनरी था, ह्रास लगाया था। डेबिट साइड में आपका डाउटफुल डेट्स था, आयोजन था 2,000 रुपये। और क्रेडिट साइड में 20,000 रुपये की वृद्धि थी, किसकी? भवन की। तो आपको कितना मिला? 8,000 रुपये का लाभ मिला होगा। और उस 8,000 के लाभ को आपने पूंजी अनुपात 2:1:1 इसमें बांट भी दिया होगा या नहीं बांटा बताइए। नीरज, तीनों साझेदारों के बीच में 20,000 रुपये बना है या नहीं बना है? कमेंट भी नहीं कर रहे हैं आप लोग, बता भी नहीं रहे हैं पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया है या नहीं बनाया है। अगर बना लिया तो हम सीधा पूंजी खाता बनाएंगे, टाइम पास नहीं करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट मैंने आपको बता ही दिया था। वेरी नाइस। प्रॉफिट जो है, लाभ आया है यहाँ का, कितना आया है? 4,000, 2,000 और 2,000। करेक्ट, ये आ गया था क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि 10,000 रुपये क्या है, ये मशीन के हैं। और आयोजन जो हमने किया देनदारों के लिए उसके ऊपर कितने थे? 2,000 रुपये। और जो भवन में वृद्धि हुई थी वो कितनी थी? 20,000 रुपये। तो प्रॉफिट आया कितना? 8,000 रुपये, जिसे हमने बांट दिया। अब हम सीधे बनाएंगे पूंजी खाता। अच्छा देख तो लें प्रश्न में और क्या क्या बनाना है। पूंजी खाता बनाना है और यहाँ पे भी तुलन पत्र बनाना है। चलिए पूंजी खाता बनाते हैं, ठीक है। तो साझेदारों का पूंजी खाता, साझेदारों का पूंजी खाता। अब की बार आप मेरे साथ में बनाएंगे और जल्दी बनाएंगे। आपने अगर समझ लिया है तो आपको बन जाएगा इस बार जल्दी, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने पहले बनाया है। सबसे पहले मैं यहाँ और अमाउंट आप खुद लिखेंगे। शेष लाया गया इसे लिखेंगे। इसके बाद में जो आपका सामान्य संचय दिया है उसको आप पुराने लाभ हानि अनुपात में बांटेंगे। गुडविल जो दिया है फर्म का, क्वेश्चन को देख लेते हैं। गुडविल कितना दिया है देख लेते हैं वापस से, ठीक है। ये देखिए गुडविल दिया है 72,000 रुपये। गुडविल कितना दिया है? 72,000 रुपये। और रिटायर कौन हुआ है? रिटायर हुआ है नीरज। और नीरज का शेयर कितना है? नीरज का शेयर कितना है? मोहित, नीरज और सोहन, ठीक है। 3 है ना, मोहित, नीरज और सोहन। नीरज का शेयर कितना है? 1/4। तो 72,000 में आप पहले नीरज का शेयर निकालिए। आप देख सकते हैं तीनों का अनुपात है 2:1:1। इसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 72,000 रुपये हुआ। तो सबसे पहले आप 72,000 में से जो नीरज का शेयर है, चूंकि ये फर्म की ख्याति है, अब आप इसमें से नीरज का शेयर निकालिए। कितना निकला? 4×1=4, 4×8=32। 18,000 रुपये किसकी ख्याति निकली? ये नीरज की ख्याति, नीरज का गुडविल, नीरज की ख्याति 18,000 रुपये। इसके लिए आप एंट्री मैंने आपको बताई थी, क्या एंट्री थी? जो बचे हुए साझेदार हैं सीधे हम पूंजी खाते में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे सीधे पूंजी खाते में? क्योंकि पिछली बारी मैंने बताया था कि कैसे लिखना है। तो बचे हुए साझेदार कौन कौन है यहाँ पे? यहाँ पे कौन कौन है? मोहित, नीरज और सोहन। मोहित, नीरज और, अब सबसे पहले डेबिट साइड आ जाइए। यहाँ आप उनका नाम लिखिए जो रिटायर हो गया। कौन रिटायर हुआ? नीरज। तो नीरज से, और राशि किस में जाएगी? राशि जाएगी मोहित के और सोहन के कॉलम में। तो आपका नीरज के कॉलम में आप डैश डाल के रखिए, ठीक है। इस तरफ जो बाकी की चीज़ें हैं वो लिख लेते हैं। शेष लाया गया, और क्या था यहाँ पे? सामान्य संचय पुराने अनुपात में बांटेंगे। और यहाँ पे किस किस का नाम आएगा? मोहित और कौन है? सोहन। और राशि किसके में जाएगी? राशि जाएगी यहाँ पे नीरज के कॉलम में। तो मोहित और सोहन के कॉलम में पहले से डैश डाल देंगे, ठीक है। वेरी नाइस।
अब इसको आप अमाउंट भरते जाइए, कितना कितना आएगा। 18,000 हमने निकाला था, तो 18,000 में नीरज का शेयर 18,000 निकला, और इनके जाने के बाद लाभ प्राप्ति अनुपात भी 2:1 हुआ। तो 18,000 को जब आप 2:1 में बांटेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 12,000 बचेगा मोहित के लिए, और 6,000 बचेगा इसके लिए। तो यहाँ पे भी आ जाएगा 12,000 और 6,000। तो ये हो गया गुडविल का ट्रीटमेंट। बाकी पुनर्मूल्यांकन खाता अभी अभी आपने बनाया, तो पुनर्मूल्यांकन खाते का लाभ भी आपका यहाँ पे आएगा, तो उसको भी नोट कर लीजिए। पुनर्मूल्यांकन खाता लाभ हमने निकाल ही लिया, कितना, 4,000, 2,000 और 2,000। कितना दिया हुआ है, 20,000 सामान्य संचय दिया है। पूंजी है 80, 40, 40, ठीक है। 20,000 सामान्य संचय है, पूंजी है 80, 40, 40। तो नोट करके 20,000 सामान्य संचय को आप बांट लेंगे और पूंजी लिख लीजिए 80,000, 40,000 और 40,000। 20,000 को 2:1:1 में बांटेंगे तो कितना होगा, ये होगा आपका 10,000, ठीक है, और 5,000 और 5,000। सारी चीज़ें लिख ली हमने। अब हम टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद जो नीरज रिटायर हुआ है उसके ऋण खाते में डालेंगे। नीरज के ऋण खाता से नीरज के ऋण खाते में जाएगा, तो यहाँ डैश पहले से डाल दीजिए। 90 और 4 94। 94 को 12 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 8 82,000, ठीक है। 40 5 45, इसको टोटल पूरा कर लीजिए। टोटल सही होना चाहिए, टोटल में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 5 2 7, 7 6 13, 13 2 14, नहीं 15, फिर से एक हासिल 5 6, 65,000। 65,000 नीरज का लोन में जाएगा, जो चिट्ठे में दायित्व पक्ष में दिखाएंगे। 40 और 5 45, 45 और 2 47,000, और ये 47,000 में से आप 6,000 घटा देंगे तो इसका बैलेंस आ जाएगा 41,000। ओके, इसको भी अब आप टोटल करके क्या करेंगे, बंद। टोटल करके बंद करेंगे तो 94,000, 65,000 और 47,000। क्लियर। अब आपको तुलन पत्र भी बनाना है, बिल्कुल सेम जैसे हमने बताया था वैसे ही तुलन पत्र बनेगा। देखिए मैं आइटम्स बता देती हूँ तुलन पत्र में क्या आएगा। तुलन पत्र में इस तरफ आप सबसे पहले क्या लिखा था, वहाँ पे लेनदार, सीधा लिख दीजिए लेनदार। उसके बाद पूंजी जो किस किस की है, जो बच गए, कौन बच गए, मोहित और सोहन, इनकी पूंजी। और इसमें फिर नीरज का ऋण खाता, नीरज का ऋण, ठीक है। और इस तरफ क्या क्या है, आपकी जो भी संपत्तियां हैं टोटल वो पूरी आ जाएंगी। आपके मशीन है, मशीन के ऊपर ह्रास लगाया गया है, तो मशीन का ह्रास आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसके बाद आपका भवन है, भवन के मूल्य में क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी, तो उसको आप प्लस करेंगे। नेक्स्ट क्या था आपका, देनदार, तो देनदार में देखिए देनदार के आयोजन भी बढ़ गए, तो देनदार में से माइनस क्या करेंगे, आयोजन 3,000 रहेंगे। कितने रहेंगे ये, 3,000। वृद्धि कितने की हुई थी, वृद्धि हुई थी 20,000, ठीक है। 1,00,000 का भवन था। और ह्रास कितना आएगा, इसको आप जोड़ के बाहर लिख लेंगे, ठीक है। मशीन के ऊपर ह्रास हमने निकाला था, कितना था ह्रास मशीन का, 10,000, तो 10,000 को घटाएंगे। तो अब आप लोगों से आशा करती हूँ कि यहाँ पे आप लोग लिख रहे होंगे, क्योंकि इतना तो समझ गए हैं कि क्या लिखना है। तो अब इतना करने के बाद आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए बाकी की चीज़ें बता देते हैं, क्वेश्चन में से देख के बता देते हैं। लेनदार में लिखेंगे आप, बताइए साथ साथ अगर लिख रहे हैं, लेनदार में 21,000, ठीक है, लेनदार में 21,000 लिखेंगे। भवन में लिखेंगे 1,00,000 में 20,000 को जोड़कर 1,20,000,
मशीनरी में 50,000 में 10,000 घटा कर लिखेंगे 40,000, स्टॉक 18,000, देनदार में 20,000 में 3,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा 17,000, और बैंक में रोकड़ 14,000। नोट कर लीजिए साथ साथ जल्दी जल्दी, ठीक है। और पूंजी खाते में हमने अभी अभी निकाला, कितना निकाला पूंजी, हमने पूंजी निकाली है 82,000 नीरज की, मोहित की, और 41,000 किसकी, सोहन की, ठीक है। 82,000 मोहित की थी और सोहन की 41,000, और 65,000 का क्या था, लोन था। और लेनदार जितने हैं वो लिख दीजिए। चलिए जल्दी जल्दी आप इसको डालिए, कितना कितना आएगा, और उसके बाद टोटल करके बताइए क्या इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। इक्वल आना चाहिए, सारी चीज़ें हमने सही लिखी हैं। इसको कंप्लीट कर देते हैं। 50,000, यहाँ 40 आ जाएगा बाहर, ठीक है। भवन में 1,20,000 आ जाएगा बाहर, और देनदार के लिए आयोजन हमने किए थे, ठीक है। देनदार के लिए आयोजन 3,000 रुपये हमारे बढ़ गए थे, चूंकि 15% का आयोजन हुआ था। देनदार कितने दिए हैं, देनदार 20,000 थे, ये देखिए देनदार 20,000 थे और लेनदार 21,000 थे, ठीक है। इसको नोट कर लेते हैं। देनदार 20,000, 20 में से 3 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 17, और लेनदार कितने थे, लेनदार 21,000 थे। इनको भी नोट कर लेते हैं यहाँ पे, लेनदार 21,000, और एक आइटम और बचा है बैंक में रोकड़, बैंक में रोकड़ 14,000। चलिए अब इसका टोटल करिए, दोनों साइड का टोटल सेम आना चाहिए। और आज का ये आखिरी प्रश्न है, ये बहुत बड़े बड़े प्रश्न हैं, 8-8 अंक के, इसलिए टाइम भी लगा। और इसमें हमने तीनों बनाया है, पुनर्मूल्यांकन खाता, चिट्ठा और पूंजी खाता। जल्दी से टोटल करिए। 21 और 82 कितना हुआ, यहाँ पे देखिए 2 और 1 3, और 1 4, और 5 कितना हुआ 9। ओके, ये 9 आएगा, पीछे तो 0 ही है, 3 और 9 लिख देते हैं। इसके बाद इधर देखते हैं, 8 और 2 10, 4 14, 14 और 6 20, 2,09,000। देनदार को माइनस करेंगे, देनदार में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये 2,09,000 आ रहा है मेरा दायित्व पक्ष का। आप लोग भी टोटल करिए, एक जैसा मिलना चाहिए दोनों को, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट टोटल करिए जल्दी से। ये पूरा चला गया है, कर्सर नीचे आ गया और पूरा हमारा जो स्क्रिप्ट है ऊपर चली गई है। चलिए उसको निकाल रहे हैं, जल्दी से आप लोग टोटल करिए, बताइए आया या नहीं आया। जल्दी का काम शैतान का, इसलिए ये हुआ है कि पूरा कर्सर नीचे चला गया। ओके, आ रहा है। बहुत ऊपर चला गया, पूरा लास्ट तक आ गया था। ये आ गया, इसको टोटल कर देते हैं। टोटल कर देते हैं, 4 और 40,000 है, 4 और 2 6, ओके। ये 7 है, 7 4, इसको भी आप टोटल करिए, कितना मिल रहा है। कुछ छूटा तो नहीं, भी चेक कर लीजिए। मशीन, भवन, देनदार, बैंक में रोकड़, और कुछ छूटा चेक कर लीजिए। स्टॉक भी है 18,000 का, ठीक है, 18,000 का स्टॉक भी है, उसको भी लिखेंगे यहाँ पे। स्टॉक 18,000, स्टॉक 18,000। अब आप टोटल कर लीजिए, आपका दोनों तरफ का टोटल सेम आएगा। 8 4 12, 12 7 19 की 9, 1 हासिल, 1 4 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 9 10 की 0,
और एक हासिल और ये 2,09,000, 2,09,000। वेरी नाइस। और क्वेश्चंस के साथ में हम आगे के चैप्टर्स के साथ में मिलेंगे। कल की क्लास में विक्टन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। रिटायरमेंट में बस इतना ही। कल की क्लास में हम